देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस पर आज हम सबको कुछ बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि देखिए, जनसंख्या की वृद्धि को हम अपने संसाधनों के साथ जोड़कर देखें। यानी हमारे पास जितना संसाधन है और जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, क्या उन संसाधनों से बढ़ती हुई जनसंख्या को हम उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह एक बहुत ही वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय पद्धति है जिसके आधार पर हम जनसंख्या के बारे में अपनी राय बनाते हैं। देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानून क्यों बने। मैं उनके चिंता के पीछे का तर्क नहीं समझ पाता हूं। वे यह नहीं बता पाते हैं कि कानून क्यों नहीं बनना चाहिए। आज हम अनुमानित रूप से 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश हैं। 1970 में ही जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रयास शुरू हुआ, लेकिन आपातकाल में जिस प्रकार से दमनकारी राजकीय कोशिश हुई, उसके कारण जनसंख्या नियंत्रण के सभी प्रयास दागदार हो दिखाई पड़ने लगे। ऐसा नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से और जन आंदोलन बनाकर जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। आज देश में इस बात की एक सहमति लगभग है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, उस आधार पर हम इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें। मैं दो छोटी सी बात कहना चाहता हूं जो लोगों को आसानी से यह समझा पाएगी, खास करके वे लोग जो जनसंख्या नियंत्रण का विरोध करते हैं। एक वैज्ञानिक तरीका निकाला गया जिस तरीके में यह स्थापित किया गया कि हमारी जो एक जीवन शैली होती है, हर देश की, हर समाज की, हर समुदाय की खास जीवन शैली होती है। उस जीवन शैली को पूरा करने के लिए, अर्थात हमारी ज़रूरतों को, हमारी मांगों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितना संसाधन चाहिए, वो संसाधन क्या है? वो उसको बायो कैपेसिटी कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर जो संसाधन है या किसी देश में जो संसाधन है, उसका रिन्यूअल होते जाता है, नवीनीकरण होते जाता है। तो कोई किसी देश या पूरे प्लानेट में जो संसाधन है, किस मात्रा में रिन्यू हो पाता है, जिसको हम उपयोग करते हैं, उसको बायो कैपेसिटी कहते हैं। जो हमारी मांग होती है, ज़रूरत होती है, जिसको पूरा किया जाता है, जिसके बिना हमारी जीवन शैली चल नहीं सकती है, उसको हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। तो पूरी दुनिया में इसके लिए एक यूनिट बनाया गया, ग्लोबल हेक्टेयर। ग्लोबल हेक्टेयर का तात्पर्य है कि जो यूजेबल या उपयोग करने लायक ज़मीन, पानी और उससे जुड़े हुए जो संसाधन हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, माइंस हो गया, फिशरीज हो गया, इन सब को जनसंख्या के अनुपात में हम देखते हैं। तो पूरी दुनिया का जो ग्लोबल हेक्टेयर है, जो 2012 में निकाला गया, तो उसका उस अनुपात को हम देखें। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, अब 2012 का आंकड़ा है, तो हर व्यक्ति पर को आवश्यकता है 2.8 ग्लोबल हेक्टेयर की फुटप्रिंट चाहिए। यानी लोगों को 2.8 हेक्टेयर चाहिए। और बायो कैपेसिटी कितनी है? 1.7 पर पर्सन। अब गैप देखिए कितना है। उस गैप को भरने के लिए पृथ्वी का जितना संसाधन है, उसका 1.5 गुना संसाधन में चाहिए। लेकिन सभी देशों की स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर सप्लाई अधिक है डिमांड की तुलना में,
उनके पास अधिक संसाधन हैं, यूजेबल लैंड की मात्रा अधिक है। ऐसे बहुत से देश हैं, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जिसमें भारत भी है, जिनके पास जो संसाधन है उस संसाधन का और जनसंख्या के अनुपात में बहुत बड़ा गैप है। गैप इतना बड़ा है जो चिंता के योग्य है, जो गंभीरता से विचार विमर्श के योग्य है। भारत में 2014 के आंकड़ा को देखें तो हमारी बायो कैपेसिटी, अर्थात जो हमारा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, जो हम पैदा करते हैं फॉरेस्ट के रूप में, पैदावार के रूप में, यूजेबल लैंड से, जो कृषि योग्य भूमि या उपयोग करने लायक जो लैंड है, जो पानी है, जो फिशरीज है, वह 0.45 यानी 0.45 ग्लोबल हेक्टेयर है। इतना हम डिमांड हो रहा है, इतना सप्लाई हो रहा है, आपूर्ति हो रही है। और जो हमारी जीवन शैली है भारतीयों की, उसके लिए कितना ग्लोबल हेक्टेयर चाहिए? तो लगभग 1.5 ग्लोबल हेक्टेयर चाहिए। अब जो गैप है वह गैप 150% से अधिक का है। यानी जितना हम उपयोग करते हैं, जितना उस उपयोग करने की जितनी हमारी क्षमता है, क्षमता से हम लगभग 150% अधिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। इस उपयोग करने में जो विकास के कार्य होते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड व्यक्ति के द्वारा, कारखानों के द्वारा, एयर कंडीशंस के उपयोग के द्वारा, गाड़ियों के चलने के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ा जाता है, तो इस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में यह भी देखा जाता है कि जो हम उपयोग करते हैं, जो चीज़ें वेस्ट हैं, जो चीज़ें मनुष्य के लिए नुकसानदायक हैं, प्रकृति के लिए, मनुष्य के लिए, उसको कितना हम सहन कर सकते हैं, कितना हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस प्रकार से यह जो अंतर है, वह अंतर को देखकर मुझे लगता है कि जिस बात को लेकर कुछ डेमोग्राफर बार बार कहते कि नहीं, हम अपने संसाधनों का अधिकतम यूज कर सकते हैं, हम बड़ी से बड़ी जनसंख्या को खाना खिला सकते हैं, वे वास्तव में एक यूटोपिया में जीते हैं। वे यथार्थ से दूर रहते हैं और उनका एक खास मकसद होता है। और कुछ लोग, जिसमें कुछ राजनीतिज्ञ भी हैं, कुछ धार्मिक नेता लोग भी हैं, जो जनसंख्या नियंत्रण की बात आते ही अपनी तिलमिलाहट दिखाने लगते हैं, उन सबको मानव समाज के लिए, भारत के लिए और हमारे भविष्य के लिए इन बातों को गौर से सोचना चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया और या कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ, हम प्लैनेट के एक हिस्सा हैं, छोटे से भाग हैं। हमारे इस भाग को, जो पृथ्वी का भूभाग है, उसकी कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, कितने लोगों के भार को वहन कर सकता है। वास्तव में यही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और दूसरा बायो कैपेसिटी को जानने का एक तरीका है। तो मुझे लगता है कि इन बातों को ध्यान में रखकर हमें जनसंख्या नियंत्रण के कानून पर बहुत ही शालीनता से, लोकतांत्रिक तरीके से और बौद्धिक तर्कों के आधार पर विमर्श करना चाहिए, उस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। मैंने पिछले सत्र में एक प्राइवेट मेंबर बिल भी डाला था, जिस पर बहुत लोगों की राजनीति से ऊपर उठकर अच्छी प्रतिक्रिया आई थी। मैं इसी के साथ मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण के बारे में गंभीरता से विचार करें।